नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनसीईआरटी बोलती है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने अध्याय नंबर 2 में, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। ओके, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कारण कई थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। चलिए चलते हैं अगले पेज पे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि यह पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे का जीवन रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की छाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ
झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं, ये चित्र में आप देख सकते हो बाईं ओर, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और दाईं ओर जो चित्र आपको दिखाया गया है, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये देख रखिए, ये देख रहे हो आप। हाँ, ओके। अब चलते हैं अगले पेज पर। रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे प्रस्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई प्रस्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। यहाँ आप देख सकते हो मानचित्र में जो ये आपको संकेत दिए हुए हैं, लाल त्रिभुज है, पुरापाषाणिक प्रस्थल है, ये जो स्क्वायर है नीला, इसमें नवपाषाणिक प्रस्थल है, ये जो ग्रीन सर्किल है इसमें महापाषाणिक प्रस्थल है, और ये जो ईंट का बना हुआ है संकेत, इसमें आरंभिक गांव है, जो स्टार है उसमें आधुनिक नगर है। ओके, तो आप मैप के अंदर भी देख सकते हो कहाँ क्या क्या है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिलती थी या मिलती हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? ये शैल चित्रकला आप देख सकते हैं, इसमें हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र है। इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, ये आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। पुरास्थल। पुरास्थल उन स्थानों को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। पृष्ठ 13। चलिए कुरनूल गुफा ढूंढते हैं सबसे पहले। ओके फ्रेंड्स, ये है अपनी कुरनूल गुफाएं, ये आप देख पा रहे हैं, ये है अपनी कुरनूल गुफाएं। चलिए चलते वापस। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? ये नाम और तिथियां कुछ दिया हुआ है। उस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से सोचना है, बनाना है, पूछना है लोगों से। नीचे पढ़ते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले, 12,000 साल पहले
20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल या युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आम तौर पर बहुत छोटे होते थे। उन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिले थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। चलिए चलते हैं पेज नंबर 16 पर। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसमें परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। ओके, खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। ओके, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पुरुष था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? जी भाई, आप सोचो या जानकारी प्राप्त करो अपने आसपास से, अपने बड़ों से। बसने की प्रक्रिया पर चलते हैं हम। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण अगले पेज पर चलते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को
संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनकी गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का। हाँ, तो बड़े और छोटे से आप अंतर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तो पहले अनाज के उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। ओके, अब चलते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर एक साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तथा फसलों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दानों अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपना जवाब दो, उसका कारण भी बताओ। ये आप खुद से सोच लो। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल भी की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? इनका आंसर आप खुद से ढूंढो। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2, पृष्ठ संख्या 13। देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं या दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए। चलिए एक बार चलते हैं मानचित्र 2 के पृष्ठ संख्या 13 पर। नीले वर्ग देखते हैं। ओके दोस्तों, हम आ चुके हैं पेज नंबर 13 पर। तो नीले वर्ग कहाँ है? तो दोस्तों ये है नीले वर्ग। ओके, ये वाले। तो आप इनको देख सकते हैं, नाम देख सकते हैं इनका।
ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये भी है और ये भी है। ओके, चलिए चलते हैं वापस से। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। स्थायी जीवन की ओर। ये हम स्थायी जीवन की ओर चलते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ प्रस्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलने की जगह मिली है। ऐसे लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ या बना लेना, कहीं से पता कर लेना। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें से वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। ये नीचे हमें कुछ औजार दिखाए गए हैं, ये आप देख सकते हो। नवपाषाण युग के उपकरण, नवपाषाण युग के उपकरण है भाई साहब, ये आप इन्हें देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई लोगों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब आप ये देख पा रहे होंगे। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? इसमें अनाज भी भर सकते हैं, पानी भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण। अब हम यहाँ आते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने
इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था? तो चलिए प्रश्न 13 पर मेहरगढ़ को हम ढूंढते हैं। ओके, प्रश्न 13 पर हम आ चुके हैं। ये है हमारा मेहरगढ़। तो दोस्तों ये जो स्थान है ये भारत में नहीं है, आपको पता है इस चीज का। चलते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ों और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण में काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो आप इस चित्र को देख सकते हैं। ये मेरगढ़ के घर का चित्र है। मेरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की समानता, क्या समानता है? आप अपने घर से इसकी समानता देख सकते हो कि इस घर में क्या समान है अपने घर से। ऐसी कोई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? हाँ, तो आप यहाँ देख सकते हो ये व्यक्ति का कंकाल है और ये दूसरा वाला बकरी का है। ये वाला तो एक आदमी का है और ये हम बकरी का बता सकते हैं। ओके। अन्यत्र फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। एटलस तो आपके पास होगा नहीं है तो ढूंढ लो। यह चित्र फ्रांस की गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया। इन रंगों को लौह और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों तथा शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? और कुछ भी हो सकता है भाई, अगले को पेंटिंग का शौक हो, कुछ भी हो। आगे चलते हैं। एक नवपाषाणिक पुरास्थल। ओके जी। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका प्रयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ कोड़ियों या सीपियों का उपयोग क्या होता होगा? भाई सुंदरता के लिए, गहने वगैरह बनाने के लिए बनाते, कुछ करते होंगे लोग। कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो। तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे।
तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे? भाई ये तो कल्पना कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये कुछ उपयोगी शब्द है यहाँ पे। आखेटक, खाद्य संग्रह, पुरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालन, नवपाषाण युग, खम्र। तो लगभग इनको आप जानते हो। नीचे अपने प्रश्न उत्तर है, ये आप कर लेना खुद से, आपको जांचने में आसानी होगी आपने कितना पढ़ा, कितना आपको याद रहा। ओके फ्रेंड, चलता हूँ, लव यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। टाटा, बाय बाय।